वेलकम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बड़े शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बड़े शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे। क्लासेज हैं हमारी, जबरदस्त क्लासेज आ रही है, शानदार कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लासेज अगर आप देखते हो तो आपका स्कोर है वो 100% बढ़ने वाला है और शानदार आपकी तैयारी होगी और फिर आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप उसकी तैयारी को 4 चांद और लगा देते हैं और आपसे पूछ भी लेते हैं कि तैयारी भी कैसी चल रही है आपकी, जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो शानदार क्वेश्चंस का आपका मॉक टेस्ट आ चुका है और इस टेस्ट को आपको पूरा देखना है। लास्ट में कुछ शानदार चीजें, करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां से फिक्स क्वेश्चंस आता है उस टॉपिक को भी हम इसी मॉक टेस्ट में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। असली पेपर के जैसे प्रश्न आज आप सभी के लिए आज मैं लेके आया हूं, ठीक है। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। कि पिंजौर की जो प्राचीन विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए 2 है वो प्राचीन महोत्सव हैं, वो हर साल मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, एक त्योहार का तो नाम आपको बता दिया गया है कि उसका नाम है पिंजौर विरासत महोत्सव। लेकिन आपसे पूछा है कि दूसरा महोत्सव कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो आप सभी अब इसका आंसर कीजिए। और ये जो महोत्सव मनाया जाता है ये यादवेंद्र गार्डन में मनाया जाता है। यादवेंद्र जो गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन, उसमें मनाया जाता है, जिसको आप या मुगल गार्डन भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। मुगल गार्डन या यादवेंद्र गार्डन में इसको मनाया जाता है पिंजौर पंचकुला में। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आम महोत्सव। आम कौन सा? अपना मैंगो वाला। तो इसलिए क्या है, इसको मैंगो फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। मैंगो फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां से इतने क्वेश्चंस आपसे पूछता है। यादवेंद्र गार्डन मुगल गार्डन में होता है, पिंजौर पंचकुला में, इसका नाम है आम महोत्सव या मैंगो फेस्टिवल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सभी ने आंसर भी किया होगा, अगर पढ़ रखा है तो किया होगा, नहीं पढ़ रखा तो याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। पिछली बार एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है या हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो हमारे हरियाणा में है ना, हमेशा से फसल बहुत अच्छी होती है, अनाज बहुत अच्छा होता है, पानी भी अच्छा है हमारा, मिट्टी भी अच्छी है, जलवायु भी हमारी अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पर अनाज बहुत अच्छा होता है और लोग तो मेहनती हैं ही भाई, ठीक है जी, हरियाणवी मेहनती हैं। तो बताओ, तो ये बहुधन्यक या बहुत धान्यक के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है और महाभारत में आपको बता चुका हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एचएसएससी हर 2-4 साल में महाभारत से संबंधित क्वेश्चंस ऐसे डालता है। एक बार तो 4-5 ही डाल दिए थे एग्जाम में, तो महाभारत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। महाभारत कौन सी है? कौरवों और पांडवों वाली आपको पता होगा, ठीक है जी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कौरव थे, ठीक है जी, कृष्ण जी थे। चलो, द्रोणाचार्य उनके गुरु हो जाएंगे, भीष्म पितामह है, सारे आप जानते हो ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि इस बाग में अब मत घूमो वाक्य के लिए रेखा अंकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये अपने को बताना है। किसका बताना है? ये जो बाग है इसका आपको बताना है। बाग सुना होगा ना, बाग, बगीचा, उद्यान, ये ठीक है। इसका पर्यायवाची मैंने बहुत सारे बता भी दिए बोलते बोलते, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ जो मैंने बोला है, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है। ऑप्शंस के हिसाब से आप बताइए। देखो, ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? वाटिका हो जाएगा। आपने सुना होगा ना अशोक वाटिका, नाम सुना होगा, रामायण में अशोक वाटिका आती है ना, रावण वाली अशोक वाटिका, वो तो वाटिका कहा जाता है बाग को, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन विधि का किसका अर्थ है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आई हुई है। जो एग्जाम्स में आई हुई है, ऑप्शंस बन के आया है, वो क्वेश्चंस बन के भी आ सकता है। तो
तो विथिका का मतलब होता है कोई भी गली या पंक्ति, आप इसको बोल सकते हो, या तो पंक्ति के लिए इसका इस्तेमाल होगा या कोई गली के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने को ध्यान। अरण्य बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब थोड़ा सोचो, अरण्य का मतलब बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। आप वन बोल सकते हो, जंगल बोल सकते हो, तो जंगल वन। ठीक है जी। अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, हमारी धरती में। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो बाघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वाटिका हो जाएगा। अरण्य जंगल का होता है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है, ये अपने को बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको संबंध कारक ढूंढ के बताना है कि संबंध कारक कौन सा हो जाएगा। संबंध कारक देखो, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, बताओ संबंध कारक कौन सा होगा इनमें से? बताओ भाई, संबंध कारक बताना है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, क्या इसमें संबंध कारक है? बिल्कुल है भाई। ठीक है जी, ये की दिया हुआ है ना, यहां से संबंध कारक बन गया काके की। संबंध काके की आपने सुना होगा ना, नानेनी। ठीक है, तो संबंध काके की, तो ये की आया है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये संबंध कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने चोर को रस्सी से बांधा, को और से दिया हुआ है, तो को और से किसके लिए होता है? बताओ, को और से किसके लिए होता है? तो को करण के लिए होता है, से कर्म के लिए होता है। तो इसमें करण और कर्म दोनों कारक हैं। देवियों और सज्जनों, ठीक है, आपने देखा होगा ना, नेता लोग जब स्टार्ट करते हैं अपना भाषण, तो संबोधित करते हुए क्या बोलते हैं? देवियों सज्जनों, माताओं बहनों, है ना। तो देवियों और सज्जनों का मतलब क्या होता है? इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, देवियों और सज्जनों संबोधन का काम है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा भाई? संबोधन कारक हो जाएगा। मधु छत पर बैठी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है जी। और क्यों? क्योंकि यहां पर स्थान की बात की गई है कि मधु कहां बैठी है? स्थान, छत पर बैठी हुई है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। सारे मैंने बता दिए, कोई भी ऑप्शंस में आए थोड़ी हिंट भी आपको लग गई होगी। और कारक जल्दी करवाने वाला हूं, टेंशन मत लो। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, बताओ। प्रत्यय चेक करो, प्रत्यय कहां लगता है? अंत में लगता है ना। तो अक देखो, बोल के देख लो, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा ना, बोल के देखो, क्या लास्ट में अक आ रहा है? नर्तक आ रहा है भाई इसमें, तो दैनिक इसमें इक आ रहा है, और ई छोटी वाली है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है भाई? इक प्रत्यय आ रहा है। इसमें नर्तक, इसमें आपका अक प्रत्यय आ रहा है। लेखक, इसमें भी अक आ रहा है। गायक, इसमें भी आपका अक आ रहा है। तो इसमें नहीं है, इक का इक प्रत्यय है इसमें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैनिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? इक प्रत्यय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से किसका उदाहरण है? यह आपको बताना है। कौन से अलंकार का उदाहरण है? बताओ, बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगा। जब कुल्हाड़ियां हैं, उनको देख लिया पेड़ों ने, तो वो रोने लगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई काटने के लिए आ रहे हैं। तो यहां पर सजीव और निर्जीव की बात हो रही है, दोनों की भावनाओं की बात हो रही है। जब सजीव और निर्जीव की बात होती है, तो कौन सा अलंकार होता है भाई? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है जी, आपने सुना होगा ना, मानवता दिखाओ, सजीवों के प्रति मानवता दिखाओ, पेड़ों के प्रति मानवता दिखाओ। क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? इनमें से आपको बताना है शुद्ध रूप किसका नहीं है। 3 तो शुद्ध रूप होंगे, 1 नहीं होगा। पहला पढ़िए आप, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। क्या ये सही लिखा हुआ है?
भाई प्रकृति ठीक लिखा हुआ है, और भी ठीक है, जीवन भी ठीक है, घोर भी ठीक है, संबंध भी ठीक है। लेकिन देखो क्या है कि प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। घोर का मतलब क्या होता है? घोर का मतलब होता है भयानक। आपने सुना होगा ना कि अभी तो घोर कलयुग चल रहा है, इसका मतलब भयानक वाला कलयुग चल रहा है, गलत गलत चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो घोर का संबंध वहां पर होगा। लेकिन प्रकृति और जीवन का तो घोर नहीं है। इनका कैसा संबंध है? इनका घनिष्ठ संबंध है, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत लिखा हुआ है। बाकी देखो, समुद्र पर नौका तैर रही है, सब कुछ ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, लिखा तो ठीक है लेकिन है नहीं वैसे, तो ये भी ठीक है। लेकिन संबंध समझ में आ गया? घोर नहीं होगा। वाक्य का शुद्ध रूप आपको लिखना था, तो शुद्ध रूप घोर की जगह पे क्या होगा? घनिष्ठ होगा। आपने सुना होगा ना घनिष्ठ मित्र, तो वो वाला घनिष्ठ यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, घनिष्ठ, घनिष्ठ, इस प्रकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? देखो, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर पीपल किया था, कुछ % स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका आंसर बरगद किया था। और ये पिछले HSSC ने ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन ले आया हूं। इसमें आपको कहीं पर भी पीपल दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो हरियाणा के राजकीय वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? पीपल है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में पीपल दिया ही हुआ नहीं है तो आप बरगद इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि पीपल और बरगद हम एक ही कैटेगरी में मानते हैं। या फिर इसका HSSC है वो सभी को नंबर देगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आंसर भी कर रहे हो, ऑप्शंस आ रहा है, तो बरगद का वृक्ष इसका आंसर करोगे। पिछले एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये HSSC का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल HSSC का क्वेश्चन है और लेटेस्ट वाले पिछले एग्जाम्स का ही है। ठीक है, तो याद रख लेना, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आंसर क्या है? वैसे तो पीपल ही है, लेकिन पीपल ऑप्शन में नहीं है, तब हम बरगद कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा कि समास से भी क्वेश्चंस आते हैं और अलंकार से भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको जरूर पढ़ना है। तो बताओ, अब जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहा जाएगा? बताओ। तो उसको कहा जाता है भाई अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। अब क्रमधार्य की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में जो अपना क्रमधार्य दिया हुआ है उसमें क्या होता है भाई? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इसी के नीचे बिल्कुल द्विगु समास भी दिया गया है, इसमें भी उत्तर पद है वही प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इन दोनों में बस यही फर्क है। ठीक है जी, इसमें भी उत्तर पद प्रधान, इसमें भी उत्तर पद प्रधान, लेकिन इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान तो होता है लेकिन पहला पद है वो संख्यावाचक होगा, यानी संख्याओं को दर्शाने वाला होगा। बहुब्री में क्या होता है कि कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता, ना पहला ना उत्तर पद, दोनों मिलकर एक तीसरा ही पद बना रहे होते हैं, उसको बहुब्री समास कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, हिंदी के सारे टॉपिक्स है ना, मैं करवाने वाला हूं, सारे के सारे टॉपिक्स है। 20-20 मिनट में हम इनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, 20 से 30 मिनट में इनको जरूर पढ़ेंगे, है ना, ताकि हिंदी में नंबर नहीं कटना चाहिए। 20-30 मिनट तो आराम से पढ़ लोगे। बता देना कितने स्टूडेंट इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं या चाहते हैं कि भाई हिंदी की जो टॉपिक्स हैं उनकी ट्रिक के साथ 20-20, 30-30 मिनट की है वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाए। बता देना कमेंट करके, है ना। चलो, दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप लिखा गया है? तो वर्तनी का शुद्ध रूप कौन से में है? देखो भाई, वर्तनी शुद्धिकरण, तो देखो मैंने बोला शुद्धिकरण,
जहां पर ये करण जुड़ता है ना वो दी बड़ी हो जाती है, तो यहां पर तो बड़ी दी आएगी, इसलिए ये तो शुद्ध नहीं लिखा हुआ, गलत हो गया। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में दोनों जय छोटे होते हैं, बड़ा जय नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। दोनों जय कैसे होंगे? छोटे होंगे। तो ये उज्ज्वल इस प्रकार से उज्ज्वल होगा, ना कि इस प्रकार से उज्ज्वल, तो ये भी गलत हो गया। पैतृक और मुहूर्त, तो पैतृक, पैतृक आपने सुना होगा, तो पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। ठीक है जी, यानी कि जो पिता से संबंधित होता है, या आप बोल सकते हो बुजुर्गों से संबंधित होता है, तो पैतृक होता है ये, पैतृक नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा है? ये बिल्कुल ठीक है, मुहूर्त है, मुहूर्त बिल्कुल ठीक है। देखो पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, ऊपर रह और तय, ये बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो इस बार देख लेना। बाकी चारों मैंने बता दिए हैं, ये चारों के चारों एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है जी, चारों के चारों आपके एग्जाम्स में काफी बार आ चुके हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? रात और संध्या के बीच की वेला की बात हो रही है, यानी कि रात होने वाला है और शाम है वो ढल चुकी है। जब ये होता है ना, तो रात होने से थोड़े से पहले की बात है। उस समय जो भी बाहर जाए हुए होते हैं सब अपने घर पे आने लग जाते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, पक्षी हो, पशु हो। तो ये स्पेशली यूज किया जाता था। गायों को चराने के लिए जो लोग जाते थे, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो लोग जाते थे, तो वो शाम को लेके आते थे जब रात होने वाली होती थी, उससे पहले। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको गोधूली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोधूली। ठीक है जी, तो गोधूली इसको कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उस समय जब गायें चल रही होती थी तो बहुत सारी गायें एक साथ आती थी, तो उस समय धूल उठती थी, तो इसलिए क्या कहा जाता था उसको? गोधूली। तो अभी भी शाम और रात के समय को गोधूली कहा जाता है। ठीक है। गोचारण क्या मतलब होता है? कि अपनी गौएं हैं, गाय हैं, वो चर रही हैं, उनको गोचारण कहा जाता है। गोकाल कुछ नहीं होता, गोरस होता है। गोरस पूछा जा सकता है, तो गोरस क्या होगा? गो से क्या बन गया? गाय। रस से क्या बन गया? रस। तो गाय का रस क्या होता है? तो गाय का रस होता है दूध। ठीक है जी, तो गोरस का मतलब क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीय प्लस में आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अभी हिंदी के क्वेश्चन है, इंग्लिश भी करेंगे, हरियाणा जीके भी करेंगे, इंडिया जीके भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो। तो नी प्लस में आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? निराशा। इसमें तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं थी, चार ऑप्शंस देखते ही आपका आंसर आ गया होगा, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी होगी। अब आपको मुहावरा बताना है, और मुहावरे और लोकोक्ति दो आते हैं। पिछले में तो दो आए थे, कभी चेंज होता रहता है, लेकिन पिछले के हिसाब से बता रहा हूं, दो आते हैं। देखो, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अब कहीं पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई भी बातें हो जाती है, तो सारे टीचर्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। अभी देख रहे होगे जो बिहार वाले टीचर्स का चल रहा है, उसमें सारे टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स का कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है जी, ऐसे भी अच्छी बातें भी नहीं कर रहे हैं, बेवजह लड़ ही रहे हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है जी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ये वो चीजें चल रही हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना यही होता है। तो क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना। तो अब उनको अवसर मिला है किसी को आपस में बोलने के लिए, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, अपने हरियाणा वाले टीचर मस्त है, ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपस में लड़के शांत हो जाते हैं। ठीक है जी, बाकी स्टेट वालों के जैसे नहीं है। तो अवसर का लाभ उठाना क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब अवसर का लाभ उठाना। चलो, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? देखो, सूरजकुंड मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फिक्स एग्जाम्स में आता है, चाहे आपसे जीके का क्वेश्चन पूछे, यानी हरियाणा जीके का, या करंट अफेयर का पूछे, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इसी टॉपिक को आज वाली क्लास में हम लास्ट में कवर करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। ठीक है जी, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला लगता है?
तो ये कौन से महीने में लगता है भाई? फरवरी के महीने में लगता है। कौन से महीने में? फरवरी में। इसकी डिटेल है वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में करवा दूंगा। अब चलते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश नहीं छोड़ना रे बाबा, इसलिए मेहनत करवा रहा हूं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे भी, ठीक है जी। लगभग कितने साल हो गए भाई? 18-19 के बाद मैंने इंग्लिश नहीं देखी थी, आप सभी के लिए देख रहा हूं। अब देख लो का 1 साल हो गए, 8 साल हो गए यार, ठीक है, 7-8 साल हो गए, उसके बाद इंग्लिश देखी है, तो बड़ी मेहनत लग रही है। तो मेहनत कर रहा हूं इसलिए कि आपका स्कोर बढ़े। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको भी पता कि भाई इंग्लिश नहीं पढ़ाता, पता है ना, लेकिन मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं? ताकि आपका स्कोर बन जाए, ज्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चंस तो आप कर ही ले जाओ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। चलो, और जैसे ही अपना टेलीग्राम ऑन हो जाएगा, अभी ये जो नीट वाला एग्जाम्स हो जाता है, फिर कुछ चीजें मैं आपके लिए करूंगा, वो मैं बता दूंगा। चलो ये देखिए क्या है, सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम बताना है किसका? जो अंडरलाइन वर्ड है उसका, यानी इसका सिनोनिम आपको बताना है। बताओ बताओ भाई। टू ट्रेवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव, एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। आप देखिए होपफुली का मतलब क्या होता है, इसका आपको बताना है सिंपली। थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसका जो अर्थ है ना, वो सेम टू सेम काम नहीं आता, इस पूरे की वजह से चेंज हो जाता है। मैं आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसी ने मेरा प्रोस्पेक्टिव चेंज किया कि भाई हाँ, एचएसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले मैं यही सोचता था बस ये है, बस इसी को पढ़ो हो जाएगा एचएसएससी के लिए, लेकिन एचएसएससी में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो हर चीज बताना जरूरी है, कहां पर गलती हो सकती है। तो होपफुली का मतलब क्या होता है? होप समझते हो? होप का मतलब आशा। होपफुली का मतलब क्या हो गया? आशावादी हो गया, कि जो आदमी आशा रखता है। उसका सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द आपको बताना है। जो आशा रखता है यानी कि जो आदमी पॉजिटिव रहता है वही होगा। तो होपफुली का क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली, यानी कि आदमी जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक जिसकी सोच है, उसका मतलब क्या होता है? जो सकारात्मक सोच है। अब देखो, रैशनली, नेग्लिजेंस, केयरलेसली, इन सभी का मतलब क्या है? नेगेटिव में है। केयरलेसली का मतलब क्या होता है? जो केयर नहीं करता। केयरलेस है, आपने सुना होगा ना, केयरलेस है यानी केयर नहीं करता, तो ये तो नेगेटिव आदमी हो गया। ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, बस तो समझ में आ गया। होपफुली यानी पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिव रहो, होप रखो। जैसे ये आप सभी के लिए भी है, ये पिछले वाला है ना, आप सभी के लिए भी आप होप रखो कि आप पढ़ रहे हो, अच्छा स्कोर होगा, सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव रहोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपके दोस्त ने बोल दिया अरे भाई बहुत कट ऑफ जाती है, अरे कम ही वैकेंसी आने वाली है, अगर ये सारी चीजें सुनोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। और नेगेटिव लोगों का कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ कोरोना में नेगेटिव लोग ठीक थे, बाकी और कहीं जिंदगी में ठीक नहीं होते नेगेटिव लोग, है ना। कोरोना में नेगेटिव होना जरूरी था। चलो, बाकी हर जगह पॉजिटिव रहना है, ठीक है जी। लठ गार्ड देने हैं, और वो पाटने भी चाहिए, पेपर भी पाटना चाहिए, ठीक है। चलो, इसमें आपको क्या बताना है? अंडरलाइन जो दिया गया है उसको क्या करना है भाई? इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो करनी है, नहीं करनी तो फिर नहीं करनी, ठीक है। इसके मतलब यही है कि इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड तो यूर आंसर इज डी, यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाला होगा। और अगर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो कर देंगे। किसमें करना है? अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें। देखो, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो इसमें देखो क्या है, रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट, क्या ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगर टू पहले आ जाता, नोट बाद में लिखता, गलत हो जाता। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड, कि पैसेंजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, कि जो फर्श है उस पे ना बैठे, ठीक है भाई, आओ जाओ, क्योंकि बैठोगे तो फिर आने जाने वालों को दिक्कत होगी, इसलिए ये रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक है। सारी वर्ब पोजीशन सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। चलो, एंटोनिम आपको बताना है। फ्रीक्वेंट का एंटोनिम आपको बताना है कि फ्रीक्वेंट का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है।
विपरीतार्थक शब्द बताओ, विलोम शब्द आपको बताना है। बताओ फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना कि ये चीज तो फ्रीक्वेंटली हो रही है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार जो चीज हो रही है, कंटिन्यूअस जो चीज हो रही है उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंट कहा जाता है। यानी कि जो बार बार चीज रिपीट हो रही है उसको फ्रीक्वेंट। इसका विपरीत क्या होगा? कि जो कभी कभी हो। भाई बार बार चीजें हो रही हैं और एक हो जो कभी कभी हो या बहुत समय के बाद होती हो, तो उसको क्या कहते हैं? रेयर कहते हैं। कि भाई रेयर है। सुना होगा ना कि ईद का चांद, हिंदी में क्या है? ईद का चांद। इसका मतलब कभी कभी दिखाई देता है, वैसे ही है। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार दिखाई देता है, कंटिन्यूअस चीज होती है। उसका विपरीत होगा जो कभी कभी, तो रेयर हो जाएगा। हियर आपको पता ही है, डर होता है। रिटर्न का मतलब वापस, अलार्म का मतलब जानते ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इडियम आपको बताना है, अंडरलाइन किया गया है इडियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गलत कर दोगे अगर पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ोगे तो अच्छे से। पूरे सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए पहले तो इसको पढ़ो, ए व्हाइट एलिफेंट। जैसे ही इसको पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या आया? ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? सफेद हाथी। सफेद हाथी तो बहुत महंगा होता है, क्योंकि नॉर्मल हाथी जो काला वाला होता है वही बहुत महंगा होता है, और सफेद हाथी तो यूनिक हो गया, तो वो तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो यहां पर आप देखोगे कि महंगे वाला, तो यहां पर कहीं पर भी आपको महंगे वाला नहीं दिखाई दे रहा कि महंगी चीज है, वो आपको यहां पर ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रही। अब कैसे बताओगे? फिर आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। क्या है देखिए, दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस यानी कि उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ए व्हाइट एलिफेंट। इट वॉज ए व्हाइट एलिफेंट मतलब कि वो बहुत महंगी चीज थी, उसको मेंटेन करना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जो महंगी चीज होती है ना, उसको मेंटेन करना और मुश्किल होता है, इसीलिए है। इसका अर्थ अब समझ गए? तो इसका मतलब वो कैसी चीज थी? वो उनके लिए यूजलेस था। क्या था भाई? यूजलेस था। ठीक है जी। वेरी लार्ज नहीं। क्यों बेचा? कि बहुत बड़ा था? नहीं, इसलिए नहीं बेचा कि बहुत बड़ा था, इसलिए बेचा कि भाई बहुत ज्यादा उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आता था, जो उनके लिए यूजलेस था, कि इतना खर्चा करने की उनकी बस की बात नहीं थी, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है जी। कोलैप्स तो समाप्त हो जाना। वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तो था ही नहीं, कंफर्टेबल होता तो बेचते ही क्यों? तो इसलिए ये भी दोनों आंसर नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ के किया करो। ठीक है, रटने से बात नहीं बनेगी। अगर इडियम फ्रेज याद भी कर लिया तो देखो ऐसे ऐसे चीजें हो जाती है। चलो, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना है। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू खालिस्तान। अब देखो, पढ़ो और अर्थ को समझो। अर्थ को समझोगे, आधे क्वेश्चंस वैसे ही ठीक कर दोगे। यू विल नॉट ओवरटेक, यू विल नॉट ओवरटेक, इसका मतलब है कि तुम कभी उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, उनसे आगे नहीं निकल सकते। कहने का मतलब क्या है? कि तुम उससे कभी आगे नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि अनलेस यानी कि जब तक यू खालिस्तान, अब जब तक अगर किसी को ओवरटेक करना है, आगे निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्लीप, सो जाने से क्या हो जाएगा? किसी से आगे निकलना है, ठीक है, तो क्या सो जाने से हो जाएगा? नहीं। क्या खेलने से हो जाएगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आगे निकलने के लिए? वॉक क्विकली, यानी कि आपको तेज चलना पड़ेगा। आपसे आगे कोई आदमी चल रहा है और आप चल रहे हो, तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि तुम कभी उसको ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक तुम तेज नहीं चलोगे। तो क्या हो जाएगा? वॉक क्विकली। ठीक है जी, तो समझ में आ गया? इस प्रकार से अर्थ समझ के आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शंस अलग होते हैं ना, तब तो थोड़ी मेहनत लगती है कि चारों के चारों ऑप्शंस अलग हो गए, तब थोड़ी सी मेहनत लगेगी। इसमें से एक जैसे हैं तो फिर बस स्पेलिंग देख लो ठीक किसमें है। ह्यूमरस लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना, उसका ह्यूमर बहुत अच्छा है, मतलब हंसाता बहुत अच्छा है। तो ह्यूमरस का मतलब हंसाने वाला व्यक्ति जो हंसता रहता है। अब देखो, रस बोला है मैंने, तो ROUS, तो यही हो जाएगा। ह्यूमर तो लिखा हुआ है सभी में, ह्यूमर।
रस ROUS, ठीक है जी। ये रस अपना ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज वाला है, ये रियल लैंग्वेज वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखिए, मैथ का ये क्वेश्चन नहीं किया तो ठुकाई हो जाएगी। अगर मैथ में कोई कमी छोड़ी ना, मैथ और रीजनिंग में अगर नंबर पूरे के पूरे नहीं लेके आए तो हरियाणा से बाहर निकाल दे, ठीक है जी। मुझे निकाल देंगे कि भाई तू तो बोलता था कि तेरे स्टूडेंट है वो मैथ और रीजनिंग में तो कोई स्कोर कटेगा ही नहीं उनका, और वो तो नंबर नहीं लेके आए। तो मुझे निकलवाना चाहते हो क्या? मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। उसमें तो पूरे के पूरे ही लेने हैं, और बाकी में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है जी। चलो तभी तो मैं बाकी चीजें में भी मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए। आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चंस ढूंढना, समझना, बताना, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, शेयर करना, ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें होती। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? बताओ। स्वयं की दोगुनी करनी है, बड़ा सिंपल तरीके से बताया था। दोगुनी करनी है मतलब 100 से 200 करनी है। तो कितने का ब्याज चाहिए? 100 का। कितने सालों में चाहिए भाई? 12 सालों में। तो 100 का ब्याज चाहिए 12 सालों में, काट दो। किससे कट रहा है? 4 से कट जाएगा 25 पे, 4 से कट जाएगा 3 पे। 25/3 कितना होता है? 8 सही 1/3। तो दर कितनी हो जाएगी? 8 सही 1/3। ये लो आंसर, ठीक है। और मैथ वाली क्लास अपनी 2 बजे आती है। जिसने नहीं देखा देखा करो, जिसने नहीं देखा देखा करो। आज भी आई है, देखो मैं दिखा देता हूं कौन सी क्लास आई थी आज, ठीक है। जिसने नहीं देखा देख लिया करो, बड़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में। बहुत प्यारे प्यारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखो आज ये वाली क्लास आई थी 2 बजे। पहले इस क्लास को खत्म करना, जिसने नहीं देखा उसके बाद इस क्लास को जरूर देखना, ठीक है जी। व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा, और सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से सभी स्टूडेंट जुड़ जाना है, पहली चीज तो ये है। व्हाट्सएप चैनल से सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे। व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आज से लिंक डालूंगा, जुड़ जाना। किसी का ओपन ना हो तो दूसरे वीडियो से हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है तो ओपन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कि ओटू बांध हरियाणा के किस नदी पर है? ओटू बांध बताना है, हरियाणा के कौन सी नदी पर है? ओटू बांध बताओ, हरियाणा की कौन सी नदी पर हो जाएगा भाई? ओटू बांध बताओ, ओटू बांध कहां पर है? तो ये सिरसा में घग्गर हकरा नदी है ना, घग्गर हकरा नदी, घग्गर हकरा नदी, वहां पर ये ओटू बांध बनता है। कौन से जिले के पास? सिरसा जिले के पास ये बनता है भाई, ठीक है जी। तो ओटू बांध कहां पर हो जाएगा? घग्गर हकरा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नदियां मैं पढ़ा चुका हूं हरियाणा की। हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें पूरा का पूरा आपको रिवीजन मिल जाएगा अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो देख लेना। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बताओ कि हरियाणा की महिलाओं द्वारा जो बुजली गहना है वो कहां पर पहना जाता है? तो बुजली भाई कान में पहना जाता है। क्या पहना जाता है? बुजली कान में। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तभी कर पाओगे जब आपको इनके जिलों के बारे में डिटेल से पता होगा, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? नहीं है पूछा है वो नहीं पूछा, नहीं है पूछा है। तो इसका मतलब चारों के बारे में पता होगा ना, तभी कर पाओगे। तो कपास है, तो कपास है सबसे पहले कैसी मिट्टी में होती है? ये क्वेश्चन आता है। काली मिट्टी में कपास होती है भाई, ठीक है जी। काली मिट्टी में क्या होती है? कपास होती है। या मिट्टी कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। लेकिन अब इसका आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है। बताओ हरियाणा में कपास कहां पर होती है? हमारा जिंद जिला हो गया, उसमें होती है। हिसार जिले में होती है, फतेहाबाद जिले में होती है,
सिरसा जिले में होती है, सोनीपत में भी होती है, रेवाड़ी में भी होती है, अंबाला में नहीं होती, और महेंद्रगढ़ जिले में भी होती है, अंबाला में नहीं होती भाई। ठीक है जी, तो समझ में आ गया, सारे के सारे मैंने बता दिए। जिंद जिला हो गया, हिसार जिला हो गया, फतेहाबाद जिला हो गया, महेंद्रगढ़ जिला हो गया, सोनीपत, रेवाड़ी और सिरसा तो यहां पर लिखा ही हुआ है। इन सभी जिलों में क्या होती है, कपास होती है, लेकिन अंबाला में नहीं होती। ओके, तो हमसे यही पूछा था किसमें नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महाकाव्य महाभारत के रचिता कौन है। महाकाव्य महाभारत के रचिता कौन है, बताओ। सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट है वो इसका आंसर करके बताएंगे। बताइए भाई, बताइए। तो महाभारत के रचिता कौन है, तो ये तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, आप सभी को पता होगा। महर्षि वेदव्यास जी हैं, उन्होंने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने रामायण लिखी है, रामायण। ठीक है जी, रामायण। और रामायण पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखी गई है, नरेट इन्होंने की थी, लिखी थी श्री गणेश जी ने, ये भी पूछा जा सकता है। तो गणेश जी जानते ही होंगे, श्री गणेश जी। कोई भी नया काम करने शुरू करने से पहले हम उन्हीं का नाम लेते हैं, वक्रतुंड, सुना होगा, है ना। कालिदास जी की बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, कालिदास जी की। तो कालिदास जी की एक तो आती है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है, महाकवि कालिदास जी के द्वारा। और ये संस्कृत भाषा के कवि थे, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, संस्कृत में लिखते थे भाई, संस्कृत। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इनकी एक और है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है बहुत बार, आज की है मेघदूत हो गया। बस ये दो ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, एक मेघदूत, कालिदास जी के द्वारा। ये एग्जाम्स में आती है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है, तो बताओ। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली है जो मेवाती जनजाति से संबंधित है। मेवाती जनजाति, नू वाले, मेवात वाले है ना, वो वहां की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित हो जाएगी। बताओ कौन सी हो जाएगी। तो रटवई या रतवई, रटवई या कभी रतवई लिख के दे देगा, या रटवई। तो रटवई या रतवई शैली है वो इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, वैसे तो हमारे हरियाणा में जनजातियां नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मान लिया जाता है क्योंकि एसटी कैटेगरी अपने सही नहीं, ठीक है, एसटी कैटेगरी नहीं है ना अपने, इसलिए तभी तो एससी में 2 बना दी गई। अब चलो, कि जो लोग प्रगति कर गए उनको थोड़ा सा रोक देते हैं, जो नहीं प्रगति करें वो प्रगति करें, इसलिए। नारनौल किस जिले में स्थित है, बताओ नारनौल किस जिले में है। पिछली बार 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोला था ना, नारनौल महेंद्रगढ़ के बिना पेपर पूरा नहीं हो सकता HSSC का, क्योंकि उनको पता है कि प्रवीण कटारिया नारनौल से है, तो क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ठीक है जी। और प्रवीण कटारिया के अलावा भी बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, एक तो बाबा रामदेव भी है, ठीक है जी, बाबा रामदेव बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। सैयद अलीपुर गांव से है, सैयद अलीपुर गांव से, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। नारनौल के नांगल चौधरी तहसील में है ये गांव, ठीक है, मेरा थोड़ा सा पड़ोस में है, थोड़ा सा, ठीक है, मेरा पड़ोसी गांव से अगला गांव ही है, ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो, आंसर तो कर दिया हमने। तो नारनौल कहां है, महेंद्रगढ़ में है। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के कौन से जिले में है, बताओ कहां पर है उष्मीय शक्ति। तो ये मेनली तो झारली में पड़ता है, और झारली कहां है, झज्जर में है भाई, कहां है, झज्जर के झारली में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, झज्जर के झारली में है।
किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? कौन से जिले में है बताओ, कौन से जिले में है? गांव का नाम बता देता हूं तब तक मैं। बिनोला गांव है, बिनोला गांव में है ये। गांव के नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एचएसएससी ने अगर थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की तो ये क्वेश्चंस पूछेगा, तभी तो इसमें भी मैंने गांव का नाम बताया है। झज्जर तो ये पहले पूछ चुकी, झारली पूछेगी अब, ठीक है जी। झारली, ये जो झारली है ना वहां पर है, और इसके आसपास के 2-3 गांवों में और है ये, ठीक है जी। और इसमें बिनोला गांव में है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय है? तो जिले तो बाद में बताएंगे, बिनोला गांव याद कर लो। तो जिला आप बताओ जल्दी से। तो ये गुरुग्राम या गुड़गांव, गुरुग्राम या गुड़गांव गांव में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बताओ? राज्यसभा की सीटों की संख्या बताओ भाई। मैं आप सभी को लोकसभा की और विधानसभा की बताता हूं तब तक। तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 9 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? राज्यसभा की हो जाएंगी भाई 5 सीटें। ठीक है जी, ठीक है साहब जी, याद हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सीटें हो जाएंगी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत है? जो नीमराणा है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? ये एचएसएससी ने हरियाणा जीके में पूछा था। और जो स्टूडेंट इस बात को रट लेते हैं कि हरियाणा जीके में क्वेश्चन आया है तो हरियाणा में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरना मैं दिखाता ही क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है। तो नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो नीमराणा आता है भाई राजस्थान राज्य के अंतर्गत। ठीक है जी, राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। हमारा एक पड़ोसी जिला है, हमारा एक पड़ोसी जिला है। कौन सा? अभी वो बन गया है भाई बहरोड़ कोटपुतली। उसका नाम क्या है? जिले का नाम बहरोड़ कोटपुतली। बहरोड़ कोटपुतली जिला है, बहरोड़ कोटपुतली जिला है। तो बहरोड़ से ये आगे है। कौन से? दिल्ली, दिल्ली वाले जो जयपुर से दिल्ली जा रहा है ना, उसमें बहरोड़ से आगे पड़ता है नीमराणा। ठीक है जी, जब बहरोड़ से दिल्ली जाते हैं तो उस रास्ते पे आता है नीमराणा। तो ये राजस्थान में है। और ये क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि जब पेपर चल रहा था ना, मैं बहरोड़ गया हुआ था, तो बहरोड़ से नीमराणा जाना था, तो एचएसएससी वालों ने पूछ लिया। ठीक है, ये भी हमारा पड़ोसी है। नारनौल के बिना नहीं होगा, ये नारनौल के अलावा कर ही नहीं पाए स्टूडेंट। जो नारनौल के थे ना, कि नारनौल से सीधी बस जाती है नीमराणा को, बहरोड़ नीमराणा को, इसलिए उन्होंने कर दिया। तो देख लो, नारनौल की पावर दिखाई दे रही है। ठीक है जी, चलो। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। तो देखो यहां पर COVET को FRYHW लिखा है, तो 5 इधर है 5 इधर है। तो पहले देखो C है, C को क्या लिखा है? F लिखा है। तो C का F कब आएगा? जब C के बाद D E F, यानी कि अपने को +3 किया। O के बाद R कब आएगा? जब +3 करेंगे। V के बाद Y कब आएगा? जब +3 करेंगे। E के बाद H कब आएगा? +3 करेंगे। और T के बाद W कब आएगा? जब +3 करेंगे। यानी सभी में +3 +3 +3 हो रहा है। तो इसमें भी कर दो +3 +3, बस +3 +3 और +3 और +3। अरे करके कमेंट कर दो भाई। ठीक है जी, करके कमेंट कर दो। आंसर आ जाना चाहिए सभी स्टूडेंट का। ये इतना तो बता दिया, आप 3-3 जोड़ के ही तो बताना है। ठीक है जी, 3-3 जोड़ के कमेंट करके इसका आंसर कर दो। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए। और फिर हम करंट अफेयर वाला जो अपना टॉपिक्स है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, जो सूरजकुंड मेला वाला है ना उसको पढ़ेंगे। इसको समाप्त करने के बाद देखिए क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है ये अपने को बताना है।
कि 4 दिशा होती है, मैंने समझाया हुआ है, और इन चारों के बीच में और 4 दिशा होती है। ये हमारी पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। लेकिन इसमें क्या बोला कि उत्तर दिशा की तरफ देखो, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी कि वो आदमी है, इधर उसने मुंह कर रखा है अपना, उत्तर दिशा की तरफ क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है उसने, तो इधर मुंह कर रखा है, ठीक है। अब वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त का मतलब क्या होता है, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इधर, जिसको आप दक्षिणावर्त बोल सकते हो, और वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज किसको बोला जाता है, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई भाई? इस प्रकार से ऐसे घूमेगा तो ये कौन सा हो गया, ये दक्षिणावर्त हो गया, ऐसे घूम रहा है जो। बात समझ में आ गई? ये दक्षिणावर्त हो गया, और इधर से ऐसे घूम रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, वामावर्त हो जाएगा। क्लियर कर लो। मान लो कि मैंने स्टार्टिंग में, ध्यान नहीं है मुझे कैसे मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से जो घूमेगा ये तो दक्षिणावर्त, यानी कि जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉक मतलब अपनी जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत। तो ये ऐसे हो जाएगा, जिसको वामावर्त कहते हैं, ऐसे जो घूमेगा। तो अब देखो क्या है, 135 डिग्री वामावर्त तो यहां पर है, तो वामावर्त मतलब इधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो 135 डिग्री, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां तक क्या हो गया, मान लो यहां से यहां तक घूम के आया, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद और 45 घूमना है, तभी तो 135 हो गया, तो वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा, वो वामावर्त में आ जाएगा। वामावर्त घूम के यहां पर आ गया 135 डिग्री। समझ में आया 135 डिग्री क्यों कैसे हुआ? ये एक हिस्सा है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री ये, और आधा 45 डिग्री यहां पर आ गया, ठीक है, वामावर्त घूम के, एंटी क्लॉकवाइज घूम के। फिर क्या करता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, तो मतलब अब ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा रेड कलर लेते हैं, समझेंगे। तो अब यहां से ऊपर की तरफ जाना है, कितना, 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है वो देख लो, इधर उत्तर इधर पश्चिम, तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 135 इधर घुमाया तो ये था वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इधर घुमाया 90 डिग्री, ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये अपना यहां पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सूरजकुंड मेला 2026। ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का बड़ा शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसी क्लास में याद कर लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखिए इस वर्ष की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं 2026 करंट अफेयर की, वो पढ़ लेते हैं कि ये कौन सा संस्करण था। ठीक है जी, ये जो हमारा सूरजकुंड मेला लगता है, ये 2026 वाला, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 39वां संस्करण था, यानी 39वां संस्करण था। कौन सा एडिशन था? 39th एडिशन था। ये कब से कब तक चला ये मेला? 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चला, और टोटल कितने दिन लगा है ये मेला? 16 दिन। कितने दिन भाई? 16 दिन ये मेला लगता है। ठीक है, फरवरी के महीने में, महीना पूछे तो फरवरी, ठीक है जी, महीना पूछे तो फरवरी, क्योंकि जनवरी का तो एक ही दिन है, बाकी सारे के सारे क्या है, फरवरी के दिन है। तो क्या हो गया, 16 दिन ये मेला लगता है। 39वां संस्करण था, और इतना याद हो गया। कौन से स्थान पर लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। इस बार इसका उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी थे, उन्होंने किया, और साथ में हमारे देश के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे, उन्होंने किया है। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, थीम राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा जाता है थीम राज्य थीम देश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, इस बार जो मेला लगा 2026 वाला, उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? ये पूछा जाएगा कि सूरजकुंड मेला 2026 का थीम क्या था? तो थीम था भाई लोकल टू ग्लोबल। क्या था? लोकल टू ग्लोबल, कि हमें लोकल से कहां पर जाना है, ग्लोबल में जाना है। लोकल से ग्लोबल,
यानी कि लोकल मतलब अपने देश में भी और उससे देश के बाहर के देशों में भी जाना है सामान को पहुंचाने के लिए। तो लोकल टू ग्लोबल इस बार इसका थीम था। ठीक है, थीम देश कौन सा था? देश है थीम देश, वो हो जाएगा मिस्र या इजिप्ट जिसको बोलते हैं, मिस्र और इजिप्ट। थीम देश भी इंपॉर्टेंट है, थीम राज्य भी इंपॉर्टेंट है। तो थीम देश कौन सा था इस बार? मिस्र या इजिप्ट आप बोल सकते हो। आज मिस्र इजिप्ट कौन सा होता है? जहां पर पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड आपने बहुत सारे देखे होंगे ना, तो पिरामिड या नील नदी के वरदान भी इसे कहते हैं, तो इसे पिरामिडों का देश भी कहा जाता है और नील नदी का वरदान भी इसको कहा जाता है, मिस्र या इजिप्ट को। ठीक है, इसके अलावा बात करें थीम राज्य, तो इस बार थीम राज्य दो थे, उत्तर प्रदेश और मेघालय। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और मेघालय हो जाएगा। मेघालय को क्या कहा जाता है? मेघालय के जो मासिनराम चेरापूंजी है, यानी कि वहां पर बहुत सारा बरसात होता है। कल ही हमने पढ़ा था हरियाणा का चेरापूंजी। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है? पहले तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बरसात होती थी हरियाणा के चेरापूंजी में। तो जो मासिनराम या चेरापूंजी है मेघालय में स्थित है, जहां पर बहुत सारा बरसात होती है। अपने देश में सबसे अधिक बरसात वाला जो स्थान है वो ही है। ठीक है, मासिनराम दे दे या चेरापूंजी दे दे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेले की पहचान और प्रमुख पुरस्कार, तो सबसे पहली चीज है इसे कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देश विदेश से बहुत सारे कारीगर आते हैं, अपनी जो मतलब कि क्या बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार का सामान लेके आते हैं, जिसमें वो अपनी कारीगरी दिखा रहे होते हैं, कलाकारी अपनी दिखा रहे होते हैं। कलाकारी तो एक प्रकार का प्रदर्शनी हो गई, लेकिन कारीगरी मतलब काम करके लेके आ रहे होते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन के बर्तन वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाती है वहां पर। तो इसे कारीगरों को क्या कहा जाता है? महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है जी, और ये भारत की समृद्ध परंपरा का प्रदर्शन करवाता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की चीजें होती है, बहुत शानदार शानदार चीजें होती है। तो विदेशी लोग भी बहुत सारे आते हैं, तो जिससे भारत की समृद्धि होती है, कि भारत के बारे में पता चलता है कि हाँ भारत में भी ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। मुख्य स्टेज, मेले का जो मुख्य स्टेज है उसको क्या कहा जाता है? चौपाल कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, हमारे गाँव में वैसे ही चौपाल कहते हैं। ठीक है, जो शिल्पकार वहां पर आए हुए होते हैं, जो कारीगर वहां पर आए हुए होते हैं, उनको 3 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं, कलामणि, कलानिधि और कलाश्री। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, कौन से देवता की पूजा होती है? तो सूरज कुंड का मेला ही है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो सूर्य देव, शनि महाराज, यमराज, यमुना नदी, छाया मां, इन सभी की क्या हो रही होती है? पूजा हो रही होती है। किसने शुरू किया गया था? तो तोमर राजा अंकपाल द्वितीय या सूरजपाल के द्वारा है। इसकी शुरुआत की गई थी 10वीं शताब्दी में, इसका निर्माण किया गया था। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। म्यूर झील, ठीक है, म्यूर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जो यश तिलक है वो चंपू पुस्तक में मिलता है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आयोजनकर्ता हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग है वो इसका आयोजन करता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब हरियाणा पर्यटन विभाग है, इसका गठन कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1974 को क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था 1 सितंबर 1974 को। ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी थे। विशेष सुविधा मेले में सफाई हेतु, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पहली बार वाला इंपॉर्टेंट है। देखो करंट वाला मैंने आपको बता दिया है। थीम राज्य हमने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश और मेघालय हो गया। मेघालय में ही मासिनराम और चेरापूंजी है, वो भी पता चल गया। थीम देश कौन सा था? थीम देश हो जाएगा इजिप्ट या मिस्र हो जाएगा। जो पिरामिड वाला देश है वो हो जाएगा अपना। ठीक है, और जो राधा कृष्णन जी हैं और इसके अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। फरवरी के महीने में लगता है, 31 जनवरी से 15 फरवरी तक 16 दिन ये मेला लगा था। ठीक है, रिवीजन भी हो गया है। अब देखो क्या है सूरजकुंड मेले का सफर।
तो सबसे पहले ये मेला है 1987 में लगा था। पहला सूरजकुंड मेला है 1987 में लगा था, लेकिन उस समय कोई थीम राज्य वगैरह नहीं था। तो 1987 में पहली बार ये मेला लगा और सूरजकुंड मेले में पहला बार जो थीम राज्य बना, ठीक है जी, पहली बार जो थीम राज्य बना था या आप बोल सकते हो सौभाग्य राज्य बना था, वो कौन सा था? राजस्थान था। कौन सा था भाई? राजस्थान, जो पहली बार बना था 1989 में। ठीक है जी, सौभाग्य राज्य आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय सफर भी देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सफर का मतलब है कि थीम देश की बात हो रही है। पहली बार आंशिक रूप से, यानी कि जो थीम जो कंट्री बनी थी वो इस बार वाली ही मिस्र और इजिप्ट ही है, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो कंट्रीब्यूट किया था या थीम जो कंट्री बनी थी वो कौन सा था? थाईलैंड देश, बैंकॉक वाला थाईलैंड देश, जिसको सफेद हाथियों का देश भी बोला जाता है। बैंकॉक इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि बैंकॉक कौन से देश में है, तो बैंकॉक कहां हो जाएगा? थाईलैंड में हो जाएगा, जिसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। और सफेद हाथी वाला क्वेश्चन आज इंग्लिश में भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है जी। इसके अलावा मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था? ठीक है जी, 2013 में। 2013 में इस मेले को क्या दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। और जो ये थीम देश बना था ना पूर्ण रूप से, ये 2012 में बना था। ठीक है जी, पहली बार कोई भी देश आया था तो वो 2009 में आया था। तो तीनों की तीनों भाई पार्सल थोड़े से रूप में, मतलब जिसने शुरुआत की थी कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, तो वो मिस्र इजिप्ट था 2009 में। 2012 में संपूर्ण बना वो थाईलैंड बना। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मेला है उसका दर्जा है 2013 में दिया गया। ठीक है जी। और 100 से अधिक देश अब भाग लेते हैं। और उस समय थीम कंट्री कौन था? 2013 में जब ये अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया तो अफ्रीका कंट्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका कंट्री हो जाएगा। ठीक है जी। थीम मतलब उस थीम को प्रदर्शन किया जाता है, फिर उसी प्रकार की चीजें उस मेले में लाई जाती हैं, प्रदर्शनी की जाती है। ठीक है जी। अब परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट देख लीजिए, कैशलेस ये मेला कब बना था? 2017 में मेले को कैशलेस घोषित कर दिया गया था, यानी कैश की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। तो 2017 में ये मेला क्या हो गया था? कैशलेस हो गया था। कैंसिल भी किया गया है। तो 2021 में जो कोविड आ गया था जिसकी वजह से ये मेला नहीं लगा था। ठीक है जी। इसके अलावा नया बदलाव क्या किया गया? अब यह मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा, इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं। क्योंकि भाई साल में एक बार लगता है, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा सामान होता है जो एक बार में नहीं दिखाया जा सकता, तो इसलिए ये मेला है वो अभी घोषणा की गई, अभी फिक्स नहीं है कि एक साल में 2 बार लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये इसके अलावा पिछला मेला जो 38वां है वो 2025 में लगा था। तो 2026 वाला कौन सा है? 39वां है। ये भी याद रख लेना है, 2026 वाला 39वां है, एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इस बार थीम कंट्री कौन था जो पिछली बार है? वो बिमस्टेक में जितने भी देश हैं इन सभी देशों का समूह है, वो इस क्या था? थीम देश से थे पिछली बार। बस समाप्त हो गया, इतना ही है बस। यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो बस याद कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले देख लो एक तो, ठीक है। 2009 में कोई भी देश स्टार्टिंग की थी तो इजिप्ट या आप बोल सकते हो मिस्र, जो इस बार भी थीम देश है। ठीक है। 2012 में संपूर्ण रूप से थाईलैंड आया था जो सफेद हाथियों का देश हो गया, बैंकॉक भी यहाँ पर है। 2013 में मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला था और इस समय थीम कौन था? तो थीम देश कौन सा था? अफ्रीका था। ठीक है। और इस बार वाला थीम राज्य देख लो, वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मेघालय हो जाएगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इजिप्ट या जो अपना मिस्र है, जो पहली बार भी स्टार्टिंग में था, जो शॉर्ट फॉर्म में था वो वाला। ठीक है। तो ये पिरामिडों का देश है और नील नदी का वरदान भी इसे कहा जाता है। तो यहां पर आज वाली क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा।
कैसी क्लास लगी कमेंट करके जरूर बता देना। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन और सारी क्लास की अपडेट मिलती रहती है। जिसने दोपहर वाली 2 बजे वाली मैथ की क्लास नहीं देखी उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है जी। और क्लास की टाइमिंग अपनी वही है, बता देता हूं। सुबह 9 बजे आती है, दोपहर में 2 बजे आती है और शाम को 7 बजे आती है। 3 बार मैं आपसे मिलता हूं, बाकी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मिलते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूं, जब भी आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। राम राम।